नाउ 7 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर ये हमारा अगला सवाल है। सबसे पहले इन शॉर्ट देख लेते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। देखो, उसके बाद प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब जब भी हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चन इस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है उसके बाद हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, मतलब हमें चेक करना पड़ता है कि क्या del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट है तो आप ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक हो गया, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बट अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब अगर del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आपको एग्जैक्ट उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे, ये 4 रूल्स होते हैं उसके लिए। क्वेश्चन को देख के डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन चारों में से कौन सा एक रूल अप्लाई होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या कैसे करना है। अब जब आप इनमें से कोई भी एक रूल अप्लाई करोगे तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद आपको उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी आता है आंसर सॉल्व करने के बाद थोड़ा, वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मतलब आपने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद ये सोल्यूशन डाल के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। सिंपल एज दैट। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को की तरफ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अभी ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन उस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अब वो रूल क्या है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, क्या ये क्वेश्चन उस फॉर्म में mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 उसी फॉर्म में। तुम में से कुछ लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो माइनस है, फर्क नहीं पड़ता। अगर इस माइनस को हम अंदर लेके गए तो यहाँ पे प्लस ही आता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम y को अंदर लेके जाएंगे, दैट इज y माइनस एक्स वाई स्क्वायर dx, और यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाएंगे और x को भी अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर y और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब रूल को सेटिस्फाई करता है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करने के लिए हमें m और n की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो हमें पता है कि ये m है और ये n है, तो m और n की वैल्यू मैं सेपरेटली यहाँ पे लिखता हूँ। m इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और n इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर y। अब इसके बाद सबसे पहले हम del m अपॉन del y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद del n अपॉन del x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या। सो del m अपॉन del y इज इक्वल टू, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, बाय द वे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1, और माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो माइनस x बाहर आ जाएगा, तो माइनस x लिखा है। और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो आएगा nx/n-1 वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो 2y आंसर आएगा, सो माइनस 2xy। ठीक है, अब ये हो गया। del n अपॉन del x यूज करेंगे। सो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा -1, और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 2x, और ये y वैसे का वैसा। ठीक है, अब क्या del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। अगर छोटा सा भी डिफरेंस है इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो अभी इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। ठीक है, इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब आपको उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे एग्जैक्ट? इन 4 रूल्स की मदद से। अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ये देखना पड़ता है कि इन 4 रूल्स में से कौन सा रूल अप्लाई होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो वीडियो है ये सेकेंड रूल के ऊपर वीडियो है। ठीक है, जो मेरे इसके पहले के वीडियोस है उनमें मैंने इस रूल के ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सारे के सारे रूल्स के ऊपर मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये वीडियो रूल नंबर 2 के ऊपर पहला क्वेश्चन है। ठीक है,
प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, सारे के सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ और एंड वन मोर थिंग, सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 चेक करना है। अगर रूल नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होता, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम रूल नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे। सो अभी रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोज दिस फॉर्म, मतलब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला फॉर्म फॉलो करता है तो आपको ये चीज डाल के आंसर निकालना है। सो अभी ये वाला फॉर्म क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म को फॉलो करता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। अब ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इंटू वाई है, उसके बाद डी एक्स है प्लस, अब यहाँ पे प्लस कैसे आता है मैंने आपको बताया, उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगेन। सो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और उसके बाद एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और उसके बाद डी वाई और इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्वेश्चन उसी फॉर्म को फॉलो करता है और इसीलिए रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। अब रूल नंबर 2 कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा द इक्वेशन ओबेज द रूल, और वो रूल यहाँ पे लिख दूंगा। सो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमारा जो इक्वेशन है वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है और इसलिए हम हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्मूले के मदद से निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला क्या है, आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, राइट। सो अभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। सो हमारा m क्या है, ये है, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। उसके बाद माइनस एन वाई, एन क्या है, एन ये है, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 अपॉन 2xy। तो अभी 1 अपॉन 2xy हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, आई मीन ये ऑप्शन है आपके पास, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आपको ये जो 1 अपॉन 2 है, मतलब ये जो कांस्टेंट है, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ता है। 1 अपॉन 2 को ड्रॉप कर दो। ओके, अब ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आगे जाके जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 जो है वो आप उधर भी लेके जा सकते हो और उधर तो कॉन्स्टेंट ही है। इसीलिए एक जो स्कॉलर इंसान होता है या जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो ऐसे ही करता है, ठीक है। फिर भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको नहीं करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया। अब आगे जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ इक्वेशन नंबर 1, इसको, इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सो अभी क्या आएगा, देखो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई अपॉन एक्स वाई आएगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 को तो हमने ड्रॉप कर लिया। उसके बाद डी एक्स माइनस देन 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स वाई और डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये y और ये y कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स, और ये दो x कट हो जाएंगे और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है। एंड उसके बाद डी एक्स माइनस ये x और ये x कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस एक्स वाई अपॉन वाई, ये y और ये y कट हो जाएगा एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास बचेगा। और इसका मतलब और आगे आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज एग्जैक्ट, और ये आपको आगे एग्जाम में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने del m अपॉन del y और del n अपॉन del x को इक्वल बना दिया और आपने आपके इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डायरेक्टली सोल्यूशन डाल के आंसर निकालना है। सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c। यहाँ पे c लिखना जरूरी है।
एंड अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। अब यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं कि m और n के जगह पे उनकी जो पुरानी वाली m और n की वैल्यूज है वो डालते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो नई वाली वैल्यूज हमें मिली है वो यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे देखो ये भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले टर्म को फॉलो कर रहा है, और जब ये फॉलो करता है तभी हमें यहाँ पे करना आगे रुका देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये m है, m डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम में से फिर से कई लोग बोलेंगे यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने बोला था। यहाँ पे प्लस लेके ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में डाल देने का है। तो बेसिकली ये हमारा m है और ये हमारा n है। सो m की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले m क्या है 1/x माइनस वाई डी एक्स, राइट, और प्लस एन डी वाई। अब यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो x मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे n की जगह पे कोई भी x का टर्म नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे ये हमारा n है, क्या ये एक ऐसा टर्म है जिसमें x है? नहीं, तो मतलब ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। सो यहाँ पे माइनस और 1/y। अब इस वाले टर्म में x है, मतलब ये टर्म नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली डी वाई इज इक्वल टू सी लिखा जाएगा। यहाँ पे c लिखना जरूरी है, फिर से बोल रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो अभी अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा log x, माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो आएगा x y, माइनस अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा log y इज इक्वल टू c। अब अगर आप चाहो तो इसको log x अपॉन y भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि log x माइनस log y का फॉर्मूला होता है, एंड उसके बाद माइनस एक्स वाई वैसे का वैसा n इज इक्वल टू सी, एंड ये आपका फाइनल आंसर है। अब मेरे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगी, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज करो, उनके नोट्स भी परचेस करो। नोट्स में तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा ईजिली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और प्रैक्टिस करना या जो भी पढ़ाई है आपकी वो करना चालू कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।